हजारों एस्पिरेंट्स की भीड़ पटना के गांधी मैदान से चलती है और जेपी गोलंबर चौक तक पहुंचती है। एस्पिरेंट्स को मिलना था बिहार के चीफ मिनिस्टर से। कुछ मांग थी एस्पिरेंट्स की। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी। एस्पिरेंट्स बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं, तभी पुलिस लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है और ठंडे में वाटर कैनन से एस्पिरेंट्स को पीछे धकेलना शुरू करती है। एस्पिरेंट्स पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन। आखिर ऐसा क्या कर दिया एस्पिरेंट्स ने कि पुलिस को बर्बरता से लाठी भांजनी पड़ गई? आखिर एस्पिरेंट्स में किस बात की नाराजगी है? एस्पिरेंट्स क्या मांग रहे हैं? क्या सभी मांगों का लाठी ही जवाब है सरकार के पास? क्या इस देश में अपनी बात कहने के पहले लाठी खानी होगी? क्या वाकई लोकतंत्र में लाठी की कोई जगह होनी भी चाहिए? एस्पिरेंट्स के इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर कहां से आ गए? प्रशांत किशोर के खिलाफ और सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों हो गई? क्या इस देश में एस्पिरेंट्स का काम अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना रह गया है? कब तक सिस्टम में घुन लगी रहेगी? इस घुन को निकालने वाला कोई भी नहीं बचा है क्या? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। तारीख थी 13 दिसंबर 2024 और इस दिन थी बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षा। हजारों लाखों एस्पिरेंट्स बिहार में बीपीएससी की इस प्रीलिम्स परीक्षा को देने गए। बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा में सिर्फ बिहार के एस्पिरेंट शामिल नहीं होते, बल्कि एमपी, यूपी, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड जैसी जगहों से एस्पिरेंट्स अपने सपनों को सच करने के लिए शामिल होते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि इस परीक्षा से आप बिहार राज्य सरकार में एसडीएम, डीवाईएसपी जैसे बड़े अधिकारी बनते हैं और बिहार लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। लेकिन एग्जाम के दिन ही बड़ी गड़बड़ी हो गई। हंगामा शुरू हुआ पटना के बापू एग्जामिनेशन सेंटर से। यहां एस्पिरेंट्स ने आरोप लगाया कि पेपर की सील पहले से ही खुली हुई थी। इसके अलावा यह भी आरोप लगा कि पेपर बांटने में आधे घंटे की देरी की गई और पेपर लीक तक का आरोप लगा। जरूर देखी होगी आपने ये क्लिप। साफ साफ दिख रहा है कि कैसे नकल हो रही है। अब जब गलत हो रहा है तो एस्पिरेंट्स ने विरोध शुरू किया और हंगामा मच गया। एस्पिरेंट्स ने पेपर फाड़ डाले और सेंटर पर तोड़फोड़ भी हुई। बाद में बापू एग्जामिनेशन सेंटर पर पेपर रद्द कर दिया गया और कहा गया कि सिर्फ इस सेंटर में ही री एग्जाम अब 4 जनवरी 2025 को होगा। एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि बात अब सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर की नहीं रही, पूरे एग्जाम में ही गड़बड़ी हुई है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेपर में कई क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉडल पेपर में हूबहू बताए गए थे, और तो और एग्जाम का लेवल भी घटिया था। इसलिए 13 दिसंबर का एग्जाम रद्द होना चाहिए और आयोग को फिर से प्री एग्जाम करवाना चाहिए। आयोग कह रहा है कि हम दोबारा एग्जाम नहीं करवाएंगे। आयोग द्वारा जानकारी दी गई कि 911 सेंटर पर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और बापू एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़कर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई है। इसलिए सिर्फ बापू एग्जामिनेशन सेंटर वाले एस्पिरेंट्स के लिए री एग्जाम करवाया जाएगा। सभी के लिए दोबारा एग्जाम करवाने का तो कोई सवाल ही नहीं। इसी बात पर मामला गर्माता चला गया। बीपीएससी एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि अगर 4 जनवरी को होने वाले री एग्जाम में पेपर का लेवल इजी हुआ तो क्या यह दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए अन्याय नहीं होगा? आप कैसे एक जैसी डिफिकल्टी लेवल को इंश्योर करेंगे और फिर मेरिट लिस्ट कैसे तय करेंगे? क्या यह कुछ एस्पिरेंट्स को एक बैकडोर सिलेक्शन देने का तरीका हो सकता है? इसलिए एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि फिर से सभी सेंटर्स पर री एग्जाम हो। इसके अलावा एस्पिरेंट्स ने नॉर्मलाइजेशन पर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी की भी मांग की और पेपर लीक की भी जांच कराने की मांग की है। इन्हीं सब मांगों को लेकर एस्पिरेंट्स सड़कों पर उतरे थे और गर्दनी बाग धरना स्थल पर कई दिनों से अनशन कर रहे थे। इस बीच इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक स्टूडेंट ने सुसाइड भी कर ली। लेकिन फिर भी आयोग अपनी जिद पर अड़ा है कि पूरे प्रदेश में दोबारा एग्जाम तो नहीं ही होगा। 29 दिसंबर को हजारों की संख्या में एस्पिरेंट्स और कई टीचर्स, कोचिंग मालिक गर्दनी बाग से गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के पास इकट्ठा होने वाले थे। गांधी मैदान में जब हजारों की संख्या में एस्पिरेंट्स आ रहे थे तब पटना प्रशासन ने कहा कि यहां इकट्ठा मत होइए, यहां इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी गई है, ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अभ्यर्थी कहां सुनने वाले थे? उन्हें तो सिर्फ न्याय चाहिए था। यहां छात्र संसद की भी बातें हुई, यानी अगर मांगे नहीं मानी गई
तो एस्पिरेंट्स को आगे क्या क्या करना चाहिए, आंदोलन कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस मामले पर उन्हें इकट्ठा होना था। यहां यह तय हुआ कि 5 लोगों का डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से मिलेगा और अपनी बातें रखेगा। अगर चीफ सेक्रेटरी बात मान लेते हैं तब तो कोई इशू ही नहीं, घर जाकर वापस पढ़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन अगर नहीं मानते तो कोई नया तरीका आंदोलन को लीड करने का निकालना होगा। यहां कुछ एस्पिरेंट्स के विचार बट गए। कुछ एस्पिरेंट्स ने इस बात का विरोध किया और मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालने का डिसीजन किया। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर यहां पर एस्पिरेंट्स के साथ थे। उन्होंने बताया कि सीएम बाबू नीतीश कुमार जी दिल्ली में हैं, इसलिए मुख्य सचिव से मिलकर अपनी मांगे रखी जानी चाहिए। कुछ देर बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब तैयार हैं मीटिंग के लिए, आप जाकर मिल लीजिए और अपनी बात रख दीजिए। प्रशांत किशोर कुछ देर बाद यहां से चले गए, पर एस्पिरेंट्स नहीं माने और चल पड़े मुख्यमंत्री निवास की तरफ। यहीं पर जेपी गोलंबर चौक पर पुलिस ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी। एस्पिरेंट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, भीड़ और पुलिस के बीच हाथापाई हुई और भीड़ ने प्रशासन द्वारा लगाए गए लाउड स्पीकर्स तोड़ दिए और तब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का भी सहारा लिया। सोचिए, उन्हीं लोगों पर लाठीचार्ज जो कल को अफसर बनने वाले हैं। कोई आतंकी चोर उचक्के तो है नहीं। भारत के पढ़े लिखे युवा वर्ग पर लाठी चला दी गई। वारे सरकारी सेंसिटिविटी। पटना प्रशासन ने एक बयान में कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद इन लोगों ने प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया। इसलिए प्रशासन ने पानी की बौछारों और बल का प्रयोग करके उन्हें हटा दिया। वाटर कैनन और लाठीचार्ज से कई एस्पिरेंट्स को चोट आई है, कुछ के बेहोश होने की भी खबर है। अब सवाल यही है कि भारत में लोकतंत्र है भी या नहीं। एस्पिरेंट्स अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या आप लाठी के सहारे इनके मुंह बंद करेंगे? क्या आप लाठी से लोकतंत्र को कुचल देना चाहते हैं? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने का या बल प्रयोग करने का जिक्र भारत के किसी भी लीगल बुक में नहीं है। फिर भी यह तरीका पुलिस द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान हों, चाहे अपनी मांग रखने वाले एस्पिरेंट्स। देखिए, कानून की किताबों में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो पुलिस को बल प्रयोग या लाठीचार्ज करने की अनुमति बिल्कुल देते हैं। जैसे सीआरपीसी की धारा 144 कहती है कि अगर कोई भीड़ या 5 या उससे अधिक लोगों का ग्रुप गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुआ हो और इनके इकट्ठा होने से सार्वजनिक अव्यवस्था का खतरा हो और ये ग्रुप वहां से हटने से इनकार करता हो, तो पुलिस बल का प्रयोग बिल्कुल कर सकती है। सार्वजनिक अव्यवस्था का खतरा मतलब भीड़ किसी को परेशान करे या किसी को चोट पहुंचाए, मारपीट करे, दंगा करे, भीड़ से किसी के जीवन को खतरा हो या भीड़ शांति बनाए रखने में दिक्कत खड़ी कर रही हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस धारा में यह प्रावधान था कि जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि बात लॉ एंड ऑर्डर पर आ गई है तो वो पुलिस को ऐसी किसी गैर कानूनी सभा के खिलाफ कार्रवाई करने का ऑर्डर दे सकता है। इस प्रावधान के तहत पुलिस के पास भीड़ को तितर बितर करने की क्षमता होती है, लेकिन इन धाराओं में लाठीचार्ज शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। एक और धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा 141। इसमें बताया गया है कि गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होना होता क्या है। इसके अनुसार गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होना तब कहलाता है जब भीड़ का मोटिव केंद्र या राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या किसी लोक सेवक को आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन से डराना हो, या किसी भी कानून या किसी भी कानूनी प्रक्रिया के लागू होने का विरोध करना हो, या कोई शरारत या आपराधिक काम करना हो, या ताकत दिखाकर किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करना हो। अब आप ही बताइए कि इन एस्पिरेंट्स ने ऐसा कोई काम किया है क्या जिसकी तुलना सरकार के खिलाफ साजिश या किसी आपराधिक गतिविधि से हो सकती है? ये तो बस अपनी मांग रखना चाह रहे थे सीएम के पास। आपने तो इनको सांप समझकर लाठी से कुचल दिया। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ आईपीसी और सीआरपीसी की बात की है, लेकिन आज की तारीख में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसकी जगह पर लागू हो चुका है। सिर्फ रविवार को लाठी नहीं चलाई गई थी, इसके पहले भी पुलिस ने एस्पिरेंट्स पर लाठीचार्ज किया था। अगर प्रशासन को लगता है कि भीड़ कुछ बड़ा कांड करने वाली है, अंदर की खबर मिले कि भीड़ हथियारबंद है, हाथों में तलवार है, बंदूक है, कुछ लोग बम लेकर घूम रहे हैं, तब तो निश्चित तौर पर प्रशासन को लाठीचार्ज या बल का इस्तेमाल करना चाहिए। तब वाकई में माना जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है। पर यहाँ हाथों में बंदूक नहीं, कलम है साहब। क्या कलम उठाना गलत है? क्या कुछ गलत किया एस्पिरेंट्स ने? जब आयोग अपनी गलती मान ही नहीं रहा है, आयोग जब एक दो नहीं बल्कि हजारों एस्पिरेंट्स की व्यथा समझ नहीं रहा, इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है,
तो स्टूडेंट कहां जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएं एस्पिरेंट्स? स्टूडेंट्स के पास तो यही तरीका होता है कि गलत काम का विरोध करें। क्या किसी लोकतंत्र में अपनी बात कहना, गलत को गलत कहना एक गुनाह है? वो भी तब जब आपके साथ गलत होता दिख रहा है। लेकिन सरकार की मनोस्थिति देखिए, उल्टा एस्पिरेंट्स की बात सुनने समझने के बजाय, एस्पिरेंट्स की मांग सुनने के बजाय इस ठंडी में वाटर कैनन चलाया गया और लाठीचार्ज किया गया। क्या लोकतंत्र में आवाज दबाने का यही रास्ता है? ऐसे चलेगा लोकतंत्र? लोकतंत्र है या फिर लाठी तंत्र है? बिहार पुलिस का कहना है कि गांधी मैदान में इकट्ठा होने की परमिशन नहीं थी। एस्पिरेंट्स की भीड़ गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुई थी, इसलिए बिहार पुलिस ने गांधी मैदान में इलीगली इकट्ठा होने और लोगों को भड़काने और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा करने के आरोप में 600-700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। बिहार पुलिस को लोकतंत्र के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। लोकतंत्र ने बहुत बड़ा गुनाह किया है अपनी व्यथा, अपनी समस्या बताने का। माफ कीजिएगा बिहार पुलिस, लेकिन इस तरीके से एस्पिरेंट्स को डील करना सरासर गलत है। इस एफआईआर में जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का भी नाम है। इन पर आरोप है कि इन्होंने ही एस्पिरेंट्स को भड़काया। डीएम साहब डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि इनके खिलाफ कानून व्यवस्था भंग करने को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है कि आगे क्या है इस समस्या का हल? देखिए, छात्र संसद में सभी एस्पिरेंट्स इस बात पर तो सहमत थे कि बीपीएससी की 70वीं प्री एग्जाम को रद्द करना ही प्रमुख मांग है। इसके अलावा एस्पिरेंट्स कुछ भी कम से संतुष्ट नहीं होने वाले। लेकिन लाठीचार्ज के बाद अब इस विरोध प्रदर्शन पर राजनीतिक रंग भी चढ़ते हुए दिख रहा है। अब विरोध प्रदर्शन पटना के बाहर राज्य के दूसरे शहरों तक भी पहुंच गया है। बक्सर में भी कई एस्पिरेंट सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह हाईवे ब्लॉक करने की खबरें हैं। हालांकि इस एपिसोड के लिखे जाने तक एस्पिरेंट्स चीफ सेक्रेटरी से मिल चुके हैं, लेकिन कहा है कि जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक विरोध प्रदर्शन रुकेगा नहीं। वहीं प्रशांत किशोर ने भी एस्पिरेंट्स की तरफ से मांगे रखी हैं। मांगे हैं फिर से एग्जाम कराया जाए, जो गड़बड़ी और इरेगुलरिटीज हुई हैं उनकी जांच हो। इसके अलावा सोनू यादव के परिवार को, जिन्होंने सुसाइड किया था, उनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिले। अन्य मांगों में उन एस्पिरेंट्स पर से मुकदमे वापस लेने की बात है जिन पर प्रोटेस्ट के दौरान क्रिमिनल मुकदमे दर्ज किए गए थे। और लास्ट में यह भी मांग है कि ये बताया जाए कि प्रशासन ने आखिर किस आधार पर एस्पिरेंट्स पर लाठी बरसाई थी और जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया उन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, बात सिर्फ बिहार की या बीपीएससी की नहीं है। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ भी एस्पिरेंट्स ने प्रदर्शन किया था। अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए। आखिर चल क्या रहा है देश में? ऐसा लग रहा है कि सरकार कुंभकर्ण से भी ज्यादा सो रही है, शायद हमेशा के लिए। खबर के अनुसार सिर्फ 2019 से लेकर अगस्त 2024 तक 19 राज्यों में 64 बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। जैसे 2021 में भारतीय सेना की भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, 2023 का सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, 2021 में नीट एग्जाम। खुद देखा होगा आपने। एक बात और है, ये मामले सिर्फ इसलिए डेटा में शामिल हैं क्योंकि इन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है या लोग अंडर अरेस्ट हुए हैं या फिर एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले हैं उत्तर प्रदेश में, इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र का नंबर है, फिर बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब इतना कुछ होगा तो एस्पिरेंट्स का भरोसा एग्जाम लेने वाली एजेंसी से उठ जाएगा और फिर सिस्टम पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। और जब भी एस्पिरेंट अपना विरोध दर्ज करते हैं, इनके विरोध प्रदर्शन की आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने कई पॉलिटिशियंस भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे में विरोध प्रदर्शन पूरा पॉलिटिकल हो जाता है। हालांकि कई मामलों में एस्पिरेंट्स की तात्कालिक डिमांड्स तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स को लॉन्ग टर्म में घाटा होता है। तो आखिर कब तक एस्पिरेंट्स हर एग्जाम के बाद अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरें? आखिर कब तक अन्याय सहें? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में एग्जाम लेने वाली एजेंसियों को भंग कर देना चाहिए? क्या एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स का एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड इश्यूज पर ही काम करे? इस एग्जाम समस्या का आखिर हल क्या है? क्या आज की तारीख में कोई भी सरकारी एग्जाम बिना किसी लापरवाही के, बिना लीक हुए करवाया जाना पॉसिबल भी है या नहीं? और लास्ट में जाते जाते एक और बात, राजनीति अपनी जगह, लेकिन किसी भी हालत में एस्पिरेंट्स के खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग करना यह समस्या का समाधान नहीं है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।